यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां पिछले 7 दिनों से बेरहम बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसमान हर रात गरजता और बिजली जाने कब से गायब थी। रात ढलते ही जब चारों तरफ घुप अंधेरा छा जाता तो गांव के लोग अपने अपने घरों में डिबिया या मोमबत्ती जलाकर जैसे अंधेरे से दोस्ती करने की कोशिश करते थे। इस गांव के लोग एक दूसरे के लिए दिल में सच्चा अपनापन और गहरा प्रेम रखते थे, मानो हर घर, हर आंगन एक ही परिवार का हिस्सा हो। गांव में हर कोई एक दूसरे के हर काम में हाथ बटाता था, चाहे खेत का काम हो या घर का। सब मिलकर जैसे एक ही परिवार की तरह जीते थे। अपने घर का गुजारा चलाने के लिए गांव के लोग पास के खेतों में थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी किया करते थे। मेहनत उनके रोज के जीवन का हिस्सा थी और इसी में उन्हें सुकून भी मिलता था, ताकि उनका घर आराम से और खुशहाली के साथ चल सके। अब जून का महीना लगभग खत्म होने को है और बरसात का मौसम दस्तक दे चुका है। आसमान में काले बादल घिराए हैं और कहीं दूर बारिश की रिमझिम पहले ही शुरू हो चुकी है। कुछ लोग बिरजू की छोटी सी चाय की टपरी पर इकट्ठा हुए थे। हल्की हल्की बारिश के बीच वे एक दूसरे से बातें कर रहे थे, अपने अपने किस्से और कहानियां सुनाते हुए, जैसे बारिश की बूंदें उनकी बातों का सिला दे रही हो। अरे भाई, इस बारिश के दिनों में बिरजू की चाय की टपरी पर बैठ के चाय पीने का मजा ही कुछ और है भाई। वो झूठी झूठी बातों और हंसी ठिठोली में जो मजा आता है वो कहीं और नहीं मिलता। अरे हाँ भाई, बिल्कुल सही बोला आपने। इन दिनों तो बस यही जी करता है कि पूरी रात बिरजू की टपरी पर बैठकर चाय की प्याली थामे गर्मा गर्म बातें करते करते हंसी मजाक में पूरा वक्त निकाल दूं। अरे श्याम भाई, अगर पूरी रात तुमने चाय पी भी ली तो आधे महीने की तनख्वाह तो तुम्हारी यहीं चली जाएगी। और ऐसे ही गांव के लोग आपस में हंसी मजाक करते हुए बातें कर रहे थे। उनकी आवाजों में खुशियां और दिल से जुड़ी दोस्ती की मिठास साफ महसूस होती थी। बारिश जोर शोर से गिर रही थी और आसमान में काले बादलों के बीच तेज तेज बिजली कड़क रही थी। हवा में जैसे कोई अनजान सी ताकत घूम रही हो, जो दिलों में बेचैनी और हल्का सा डर पैदा कर रही थी। तभी दूर से सोलेंद्र काका धीरे धीरे चलते हुए नजर आए। उनका ठहराव और कदमों की आहट गांव की शांति में कुछ खास सा एहसास भर रही थी। अरे सोलेंद्र काका, ये बताओ तो सही, इतनी जोरदार बारिश में भीगते हुए कहां से लौट रहे हो? भीगते हुए इतनी तेज बारिश में बीमार पड़ जाओगे काका। यहाँ आओ, एक कप चाय पी लो और इसी बहाने हमें अपनी वो मजेदार कहानियां भी सुना देना। काका, आपकी हर एक कहानी सुन के तो दिल खुश हो जाता है, बड़ा आनंद आता है। अरे हाँ भाई, सब ठीक ठाक था। दफ्तर से निकलकर घर की तरफ ही जा रहा था। किसी काम से गया था बेटा, वो भी पूरा नहीं हुआ और ऊपर से देख, इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। अरे हाँ काका, इस बारिश ने तो हम सबका जीना मुश्किल कर दिया है। लेकिन इस बारिश में यहाँ बिरजू की टपरी पर बैठकर सारे दोस्तों के साथ चाय पीना ही सबसे बड़ा आनंद होता है और साथ में आपकी कहानियां सुनने में तो और भी ज्यादा मजा आ जाता है। अरे हाँ काका, सुनाओ ना अपनी कोई 1-2 कहानी। अब तो दिल ही करता है एक अच्छी कहानी सुनने को। ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो रुक जाता हूँ, पर याद रखना, मैं जो कहानियां सुनाता हूँ वो बस कहानियां नहीं हैं, बल्कि सच्ची घटनाएं होती हैं। अरे काका, मान लिया आपकी सारी कहानियां सच होती हैं, अब तो जल्दी आ जाओ। ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हें इन्हीं दिनों की एक अपने ही साथ में हुई विचित्र कहानी सुनाता हूँ। पर ध्यान रखना, ये कोई आम कहानी नहीं है। इसमें कुछ ऐसा है जो सुनते ही रूह कांप उठती है। अरे भाई बिरजू, काका के लिए भी एक जोरदार कड़क चाय बना देना। ये कहानी है उस दौर की जब मैं 30 साल का था। उस वक्त की बातें हैं जो अब भी मेरी रूह को हिला देती हैं। काली अंधेरी रातें थीं और उन रातों में तेज तेज बिजली चमकती, बरसात की बूंदें गरजती थीं। हर आवाज में कुछ अनजाना सा डर छुपा था जो रूह को कांपने पर मजबूर कर देता था। मैं दफ्तर से निकल चुका था और अपने मित्र शुभांशु शुक्ला के घर की ओर चल पड़ा था। बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं और हवा में एक हल्की सी ठंडक थी।
रास्ते में मन में कुछ अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। चारों तरफ अंधेरा था और दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगा जैसे पूरा गांव कहीं गुम हो गया हो। सिर्फ बारिश की बूंदें थीं और चारों तरफ पानी ही पानी फैला हुआ था, जैसे पूरी दुनिया डूब चुकी हो। बस चलता ही जा रहा था। दूर कहीं एक आकृति मेरे सामने धीरे धीरे उभरने लगी। मैं उसके पास बढ़ा और उससे सवाल पूछा। अरे भाई, क्या हुआ? इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों खड़े हो? घर का रास्ता भटक गए क्या? नहीं भाई, मैं रास्ता नहीं भटका हूँ, बस घर जाने से डर रहा हूँ, क्योंकि आगे बारिश ज़्यादा होने की वजह से रास्ता बंद है और जंगल के रास्ते से अकेले में जाने से डर लग रहा है। आप कहाँ जा रहे हो इतनी तेज बारिश में? अरे कहीं नहीं भाई, बस अपने दोस्त शुभांशु शुक्ला के घर जा रहा था। अरे शुभांशु शुक्ला, उनका घर तो मैंने देखा है। उनके घर की ओर 2 रास्ते जाते हैं, एक रास्ता सीधा जाता है और दूसरा जंगल की ओर से। लेकिन ये सीधा वाला रास्ता तो पानी में पूरा डूब चुका है, आगे बस बहाव ही बहाव है। इस वक्त वहाँ से निकलना नामुमकिन है। अब बस एक ही रास्ता बचा है, वो भी जंगल वाला। हाँ, ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन सीधे उनके घर तक ही ले जाएगा और मुझे भी इसी रास्ते से अपने घर जाना है। तो क्यों ना हम दोनों साथ चलें? अकेले में तो ये जंगल का रास्ता थोड़ा डरावना लगता है, कम से कम साथ रहेंगे तो हिम्मत बनी रहेगी। उसकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई महसूस हुई मुझे भी। मैं धीरे से हाँ में सिर हिला दिया और उसके साथ जंगल के उस रहस्यमय रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया। फिर हम दोनों उस घने और रहस्यमय जंगल के रास्ते से ही आगे बढ़ने लगे, जहां हर कदम पर अज्ञात की सरगर्मी महसूस हो रही थी। चारों तरफ घने जंगल फैले थे और उस घनेपन के बीच सिर्फ जंगली जानवरों के गुर्राने की आवाजें कानों में गूंज रही थी। हर एक आवाज में अनजाना डर छुपा था। डर तो मुझे भी सता रहा था। इतनी तेज बारिश, जंगली जानवरों की भयानक गुर्राहट और उस अनजान सड़क पर एक अजनबी जो मुझे जंगल के उस रहस्यमय रास्ते से जाने को कह रहा था। सब कुछ जैसे मेरे लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। यह सब मुझे बेहद अजीब लग रहा था, लेकिन उस वक्त मैं खामोशी के अलावा कुछ भी करने की हिम्मत नहीं रखता था, जैसे मेरी हर एक सोच कहीं गुम हो गई हो। इसलिए मैं भी अनजाने डर के बीच उस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ता चला गया, बिना जाने कि मेरे कदम मुझे कहाँ ले जाएंगे। कौन जाने, शायद यही वह व्यक्ति था जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। बारिश अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी, जैसे प्रकृति अपना क्रोध उजागर कर रही है। फिर वह व्यक्ति मुझसे धीमी आवाज में कहने लगा, अरे भाई, बारिश तो पहले से भी तेज हो गई है। क्यों ना हम दोनों एक काम करें, पास वाली कुटिया में ही रुक जाए। कम से कम बाहर इस मूसलाधार में भटकने से तो बेहतर है। और वो कुटिया बिल्कुल खाली है, अब वहाँ कोई भी नहीं रहता। बारिश थमते ही हम फिर से आगे निकल पड़ेंगे। फिर उसके हर शब्द को बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया और उसके साथ पास वाली कुटिया की ओर बढ़ चला, जहाँ एक अजीब सी सन्नाटा और इंतजार मुझे घेर रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने धीरे से उस व्यक्ति से सवाल किया, अरे भाई, ये तो बताया ही नहीं तुमने। अकेले कहाँ से आ रहे थे? कुछ तो बात बताओ। क्या बताऊं भाई, अभी अभी दफ्तर से आ रहा हूं। उसकी बातें सुनते ही मेरे दिल में धीरे धीरे एक अजीब सा डर समाने लगा। हर शब्द जैसे मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था, क्योंकि सारे दफ्तर शाम 6 बजे के बाद बंद हो जाते हैं और उस वक्त यहाँ सन्नाटा छा जाता है। और वो कह रहा था कि वह अभी अभी दफ्तर से निकला है, लेकिन उसके बोलने का अंदाज कुछ अलग सा था जो मुझे शक में डाल रहा था। लेकिन अब तो पूरी रात के 9 बज चुके थे और ये बात मेरे मन में एक और सवाल जगा गई। इस बात पर मुझे धीरे धीरे शक होने लगा कि आखिर इस वक्त भला कोई दफ्तर कैसे खुला हो सकता है। मन में सवालों का तूफान उठने लगा था, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हम दोनों कई देर तक यूं ही बातें करते रहे, जैसे बाहर की दुनिया की सारी उलझनें कहीं दूर छूट गई।
लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार बूंदें बरसती ही जा रही थी। तभी आसमान में एक तेज बिजली कड़क उठी और साथ ही बारिश की आवाज़ थोड़ी धीमी पड़ गई, जैसे किसी ने अचानक से हवा का मिजाज बदल दिया हो। लेकिन उसी पल दूर कहीं से किसी बच्चे की अजीब और घबराहट भरी रोने की आवाज़ सुनाई दी, जो रूह को झकझोर देने वाली थी। पहले तो मैंने इसे अपने मन का भ्रम समझा, पर तभी वह व्यक्ति भी कुछ कहने लगा और उसकी आवाज में भी वही अजीब सी घबराहट थी। अरे भाई साहब, कोई आवाज़ सुनी आपने? जैसे कोई बच्चा जोर जोर से रो रहा हो। अरे भाई, मुझे भी वही आवाज़ सुनाई दी थी, पर इतनी तेज बारिश में सुनसान रास्ते पे कोई अपना बच्चा ऐसे कैसे छोड़ सकता है? मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है। भाई, ये भी तो हो सकता है उस बच्चे के साथ उसकी माँ भी हो और इस घने अंधेरे में हमें वो दिख ही न रही हो, इसलिए वो मदद के लिए गुहार भी न लगा रही हो। अगर हम पास जाएं तो शायद सब साफ हो जाए। हाँ भाई, मुझे भी यही लगता है, वो बच्चा मदद के लिए ही रो रहा है। कुछ समय तक हम दोनों खामोशी से बाहर की आवाज़ों को सुनते रहे, हर सुनसान पल में छुपी अनजानी खामोशी को महसूस करते हुए। आवाज़ें धीरे धीरे साफ होने लगी। कभी किसी बच्चे की दूर से टिमटिमाती हुई रोने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, जो हर बार दिल को एक नई बेचैनी दे जाती थी। कभी किसी लड़की के अचानक हंसने और गाने की आवाज़ भी कानों को छू जाती, और उन आवाज़ों ने मेरे दिल में डर की लहरें उठा दी थी। अरे चलिए ना, एक बार जाने में क्या जाता है, क्या पता वो सच में किसी मुसीबत में हो। लेकिन भाई, अगर कोई सच में मुसीबत में हो भी तो इस तरह हंसता और गाता कौन है? इतनी बारिश में सुनसान रास्ते पर, ये तो किसी और बात का संकेत है। कुछ छिपा है वहाँ जो हम समझ नहीं पा रहे। मुझे तो ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। चलो चलो, जल्दी चलते हैं, देख कर आते हैं। फिर हम दोनों धीरे धीरे अपने कदमों को उन रहस्यमय आवाज़ों की ओर बढ़ाने लगे, जैसे अनजाने में किसी अंधेरे राज के करीब जा रहे हो। उन आवाज़ों का पीछा करते हुए हम दोनों एक घने अंधेरे जंगल में पहुंच गए, जहां हर कदम पर अंधकार और रहस्य छिपा था। इस तेज बारिश की बूंदें जैसे सुइयों की तरह मेरे शरीर पर चुभ रही थी। देखो, इधर से आ रही है आवाज़। चलो चलो, जल्दी चलते हैं, देख कर आते हैं। हम दोनों उस रहस्यमय आवाज़ का पीछा करते करते अब एक घनघोर जंगल के बीच खड़े थे, जहां अंधेरा इतना गहरा था कि हर साया जैसे किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा हो। रात की काली छांव में दूर तक आंखें कुछ भी साफ देखने में असमर्थ थीं। हर चीज़ एक धुंधली परछाई बनकर सामने आती थी। तभी अचानक आसमान में एक तेज़ बिजली कड़कती है और उसकी चकाचौंध में मैं एक खतरनाक हड्डियों से भरे कंकाल को खड़ा देखता हूँ। उसकी खामोशी में भी कोई दहशत छुपी थी जो मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। यह भयानक दृश्य देख मेरी रूह कांप उठी। थरथराते हुए मैंने उस व्यक्ति से हिम्मत जुटाकर कहा, भाई, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। कुछ भी सही नहीं हो रहा यहाँ। अभी तुमने वो परछाई देखी ना? कौन सी परछाई? मैंने तो कोई नहीं देखी। हमें जल्दी से चलना चाहिए। देखो, वो बच्चा फिर से जोर जोर से रो रहा है। लगता है वो किसी बड़ी मुसीबत में है। चलो जल्दी चलो, आगे बढ़ो। अब मुझ में उस व्यक्ति पर से विश्वास कम होने लगा था, क्योंकि वह व्यक्ति मुझे जबरदस्ती आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था, जैसे मेरी इच्छा कुछ मायने नहीं रखती हो। तभी अचानक एक बांस का पेड़ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी गड़गड़ाहट से जंगल में सन्नाटा टूट गया। मुझे यह सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन मेरे साथ जो वह व्यक्ति था, वह बिना डरे बिना घबराए उस गिरते हुए बांस के पेड़ को पार कर आगे बढ़ गया। फिर मुझसे धीमी आवाज में बोला, भाई चलो आओ, पीछे क्यों खड़े हो? जल्दी से इस बांस के पेड़ को पार करो। धीरे धीरे मैं अपने कदम आगे की ओर बढ़ाता गया। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। तभी अचानक मुझे कुछ याद आया और मैं अपने कदम वहीं रोक दिया। फिर वह व्यक्ति अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, अरे आइए ना,
क्यों रुक गए? ये बच्चा मुसीबत में है और आप आगे बढ़ने से डर रहे हो। जल्दी आओ। फिर मेरा संदेह धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगा, लेकिन मन के कोने में एक डर छिपा था। मैं अपने कदम धीरे धीरे पीछे करने लगा। दरअसल मैं भागना तो चाहता था, पर हिम्मत नहीं हो पा रही थी। लेकिन मैं भाग नहीं सकता था, क्योंकि वह व्यक्ति सामने खड़ा था। उसकी नजरें मेरे हर कदम पर टिकी थी, जैसे मैं किसी जाल में फंस चुका हूं। कुछ देर बाद एक बार फिर तेज बिजली कड़कती है और उसी चमक में वह व्यक्ति अपने असली रूप में सामने आ जाता है। एक ऐसा चेहरा जो किसी भी आदमी की नींद उड़ा देने वाला था। और वही आवाज़ जो इतनी देर से गूंज रही थी, अब जोर जोर से हंसने लगी। उस हंसी में कोई इंसानी सुकून नहीं था, बल्कि एक भयानक दहशत छुपी हुई थी। वही सारी आवाज़ें जो हमें इतनी देर से सुनाई दे रही थी, अब और भी ज़्यादा भयानक और गूंजती हुई लग रही थी। सारी वो आवाज़ें वो आदमी फिर से निकालने लगा। शायद तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन ये सब मैंने अपनी आंखों के सामने जिया है। हर पल, हर साया। समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी। मैं फौरन उसी जगह से भाग खड़ा हुआ, जैसे जान पर खेल आई हो। इतनी तेज़ी से भागा कि उस काली अंधेरी रात में वो मुझे देखने भी ना पा सका। मेरी सांसें तेज थी, पर मैं आखिरकार बच निकला था। मैं यूं ही लंबी देर तक भागता रहा, बिना रुकावट के, जब तक कि उस घने जंगल को पार नहीं कर लिया। हर कदम पर डर के साथ थकान भी महसूस हो रही थी। आसमान में बिजली लगातार कड़कती रही और जोर जोर से बारिश बरसती रही, मानो प्रकृति भी उस डर भरे सफर का साथी हो। थोड़ी दूर जाने पर अचानक मेरे मित्र शुभांशु शुक्ला की आवाज सुनाई दी। अरे सोलेंद्र, मेरे घर का रास्ता याद नहीं रहा क्या? कहाँ रह गया था? इतनी देर हो गई। मैंने सोचा कहीं रास्ते में फंस गया होगा, इसीलिए मैं भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। मेरे मित्र की आवाज़ें सुनते ही मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली मिली और मैंने राहत की एक लंबी सांस ली। फिर मैंने अपने मित्र से कहा, तुम पहले घर चलो, बाद में मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। अब बारिश भी लगभग थम चुकी थी और आसमान धीरे धीरे साफ होने लगा था, जैसे किसी ने रात के अंधेरे को पीछे छोड़ दिया हो। फिर मैं और मेरा मित्र शुभांशु शुक्ला साथ साथ उसके घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर मैंने शुभांशु को सारी बात बताई। उसकी आंखों में डर सा दिखा। वह चुप रहा, फिर बोला, क्या तुम उस जंगल के रास्ते से आए हो? अक्सर वहां पर ऐसे हादसे देखने को मिलते रहते हैं। अच्छा हुआ कि तुम वहां से भाग निकले, क्योंकि जिस कुटिया में वह व्यक्ति तुम्हें लेकर गया था, उस कुटिया में पहले एक आदमी अपनी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहता था। वही व्यक्ति एक दफ्तर में काम किया करता था और उसके पिता के ऊपर पूरे 5 लाख का कर्ज था, जो उसके पिता बिना चुकाए ही मर गए थे। उसके बाद उस बूढ़े का बेटा गांव छोड़कर वहां से भाग गया था, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने उसका पता कर्जदारों तक पहुंचा दिया, जिसके बाद उन कर्जदारों ने उसकी कुटिया में अंधेरी रात के समय में आग लगा दी थी, जिसमें उसके बच्चे और पत्नी जलकर मर गए थे। जब उसके पिता ने घर आकर देखा तो उसकी पत्नी और उसके दोनों बच्चे मरे हुए पाए। यह दृश्य वह देख नहीं पाया और उसने भी वहीं पर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद यह घटनाएं घटती हैं। इसलिए कोई गांव वाला उस जंगल के रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं करता है। उस व्यक्ति की ये सच्ची कहानी सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। कुछ ऐसा था कि मैं अब तक उसे भूल नहीं पाया। सुबह होते ही मैं सीधे अपने घर लौट आया। उस दिन के बाद मैं कभी भी उस जंगल के रास्ते से नहीं गुजरा और न ही मैं अपने मित्र शुक्ला के घर गया। अब जब भी मुझे अपने मित्र से मिलना होता है, मैं उसे अपने घर बुला लेता हूँ। पर सोलेंद्र काका, जब वो बांस का पेड़ गिरा था तो आपको वह कौन सी बात याद आई जिसकी वजह से आप आगे नहीं गए? अरे बोलो, तुम्हें पता नहीं क्या? अगर रात को बांस का पेड़ अचानक सामने गिर जाए तो उसे पार करके आगे नहीं जाना चाहिए। यह बात पुराने बुजुर्गों से बड़ी पुरानी चलती आ रही है। अगर रात के वक्त
बांस का पेड़ अचानक तुम्हारे रास्ते पर गिर जाए तो समझ लेना कि यह कोई सामान्य बात नहीं। उस पेड़ को पार करने की गलती मत करना। इसीलिए सबसे बेहतर है कि अपना रास्ता बदल लो और उस काले साए से दूर रहो।